हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम है रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं और हमें ये क्या इसकी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि रूरल सोशियोलॉजी, अगर सोशियोलॉजी को आप हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो सोशियोलॉजी जो टर्म है वो दिया गया था। कब? 1989 टू 1987 में, जो ऑगस्ट कॉम्टे का जो लाइफ पीरियड है। ऑफन रेफर एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी इनको ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हु नेम्ड इट फ्रॉम टू वर्ड्स, दो वर्ड से लिया गया है आपका सोशियोलॉजी वर्ड। लैटिन वर्ड से लिया गया है सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियन, और दूसरा ग्रीक वर्ड से लिया गया है लोगोस, यानी जिसका मतलब स्टडी ऑफ या फिर स्टडी। ठीक है, तो या कंपेनियन एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस मतलब स्टडी। ठीक है, द इथमोलॉजिकल यानी कि बेस्ड ऑफ द ऑरिजिन, यानी ऑरिजिन के बेस पे जो सोशियोलॉजी है उसको आप कह सकते हैं द साइंस टू स्टडी अबाउट द सोसाइटी। सोशियोलॉजी हैज रेफर्ड एज द सिस्टमैटिक नॉलेज इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप। अब जरा ये समझ लीजिए कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, उस सोसाइटी के लोगों के साथ आपका क्या इंटरेक्शन है, वो जो उसकी जो डिटेल होती है उसको हम किसमें, सोशियोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। आप जरा कि आप किस तरह से सोसाइटी बनाते हैं। अभी के टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना डेवलप हो चुका है, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप उनके साथ होंगे जो क्लोज आपके होंगे, जिनके साथ आप रोज उठेंगे, क्योंकि फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलेजमेट्स, है ना। उसके बाद कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जैसे कि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीचर्स, जिनसे आपका एक रिलेशन है डेली बेसिस पे, ठीक है, बट उनसे आपने कभी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, सोशल मीडिया फ्रेंड्स वगैरह, तो इनके साथ आप जो भी रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जैसे भी अपने एथिक्स शेयर करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो हम किस में कर रहे होते हैं, सोशियोलॉजी में कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप। एक इंसान का कैसा वो संबंध बनाता है अपने समाज में, उसकी स्टडी हम इस सब्जेक्ट में कर रहे होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्या, 1916 के अंदर प्रोफेसर एम गिलेट जो थे, पायनियर इन राइटिंग द टेक्स्ट बुक पब्लिश्ड रूरल सोशियोलॉजी, यानी रूरल सोशियोलॉजी किताब एक साइंटिस्ट यानी जॉन एम गिलेट ने 1916 में पहली बार रूरल सोशियोलॉजी पे एक किताब लिखी थी। ठीक है, उसका नाम था रूरल सोशियोलॉजी। ऑगस्ट कॉम्टे, जिनको फादर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। आर के मेस्टन, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। गोविंद सदाशिव घुरे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, द कमेंसमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया डेटेड बैक टू, यानी कि जब रूरल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट इंडिया में किसने लॉन्च किया, तो सर हेनरी एस मैने ने रूरल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर पब्लिश किया था, और उन्होंने दो किताबें पब्लिश करी थी। कौन सी? एंशिएंट लॉ 1861 में और एंशिएंट सोसाइटी 1877 में। ठीक है, तो दो किताबें इन्होंने लॉन्च करी थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने रूरल सोशियोलॉजी के बारे में बताया था इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जो आपका रूरल सोशियोलॉजी है वो जनरली यूएसए से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी है वो इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था 1917 में। रूरल सोशियोलॉजी की जो मैगजीन थी वो फर्स्ट टाइम 1930 में पब्लिश हुई थी, और रूरल सोशियोलॉजी सोसाइटी जो फॉर्म हुई थी वो आपकी फॉर्म हुई थी 1937 में। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आपके सामने रखे गए हैं। फादर कब एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स थी इसके अंदर। अब अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है, रूरल सोशियोलॉजी को समझना। ठीक है, तो रूरल सोशियोलॉजी क्या है, रूरल सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, यानी इस सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है रूरल सोशियोलॉजी, जिसमें इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म, रूरल एंड सोशियोलॉजी, दैट मीन्स साइंस ऑफ रूरल सोसाइटी। सोशियोलॉजी को आप क्या कहते हैं, साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि हम जब सोसाइटी की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको आप सोशियोलॉजी कहते हैं। अगर आप रूरल सोसाइटी की स्टडी करेंगे तो उसको आप रूरल सोशियोलॉजी कहेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ द रूरल एनवायरनमेंट, यानी सोशियोलॉजी
ऑफ लाइफ इन रूरल, यानी कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में, विथ सिस्टमेटिकली studies the rural communities to discover their condition and tendencies and formulate the principles of progress in terms of implies। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें बेसिकली जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके रिलेशनशिप को स्टडी करनी है, ताकि हम क्या करें, हम जो उनकी कंडीशंस और उनकी टेंडेंसी, यानी कि उनकी क्या सिचुएशन, क्या परिस्थिति है, क्या वो करने के लिए सक्षम है, इन सब चीज़ों को फॉर्मुलेट, यानी कि इन सब चीज़ों को समझ पाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उसमें जो है कुछ डेवलपमेंट यानी कुछ विकास के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, अगर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लाना है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रिलेशन, यानी कि उनके जो नेचर और उनका जो रिश्ता है, उनका जो संबंध है, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी। आपके वेरियस एस्पेक्ट रूरल सोसाइटी के आपके जो वेरियस सेक्शन होते हैं उनके स्टडी से ये जो है आपका रिलेट करता है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, रूरल सोशियोलॉजी इज द बॉडी ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। ठीक है, यानी कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है, बॉडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, यानी कि एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, सिस्टमिक नॉलेज जो है आपका उसका स्टडी है। ठीक है, which has developed the application of scientific method in study of human relationship in the rural environment and the people engaged directly and indirectly with the in एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ ये कह रहा है कि स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि साइंटिफिकली हम वो डेटाज और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं जो कि आपके रूरल सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक करता है। देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिविटीज है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं उनके एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो सिस्टमेटिक स्टडीज जिसमें हम फैक्ट्स और सारे प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करते हैं, इसके लिए कि हम जो है रूरल पीपल के जो उनके एनवायरनमेंट है, उनके रिलेशनशिप है, उनके बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके। ठीक है, तो ये है आपका रूरल सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द स्मिथ। अब जरा समझ लेते हैं स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। अगर रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप के बारे में बात करेंगे तो 3 बेस पे आप रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप देख सकते हैं। जगह सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी accumulation and use of sociological knowledge and use it for solving the present problem of the rural society। ये जो आपका मेन जो आपका स्कोप है वो यही है कि आप जो है वो समाज के बारे में ज्ञान अर्जित करें, यानी उनके बारे में जो नॉलेज है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करें। ठीक है, और उसको इस्तेमाल किस लिए करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये आपका सब्जेक्ट मैटर होता है रूरल सोशियोलॉजी का। ठीक है, direct it effort to obtain sociological knowledge by empirical research procedure, ये होता है रिसर्च इन रूरल सोशियोलॉजी। यानी कि देखिए, जब भी आप एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, जब आप कोई चीज पे आप जाके खोज कर रहे होते हैं तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च यानी कि वापस उस जगह को जाके वापस टटोलना, यानी कि वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पर उसके बारे में जान के और डिटेल स्टडी करना और उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंट्स करना। ठीक है, वो होता है आपका रिसर्च इन रूरल सोशियोलॉजी। चैनल इट एफर्ट बाय कीपिंग फेथ इन द मेथड यूज्ड इन द डिसिप्लिन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ की आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल सोसाइटी, ये आपका एक स्कोप है रूरल सोशियोलॉजी के अंदर। यानी कि जब आप एक मैसेज, आप इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर उसको चैनलाइज करते हैं, यानी कि उसको वो एक तरह से उसको कैसे आप जो फार्मर्स तक पहुंचाएंगे अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो एक होता है चैनलाइज द एफर्ट्स, यानी कि आप अपने एफर्ट लगाते हैं। अगर आपको पता चलता है कि हाँ इस सोसाइटी में जो है एक तरह की जो वुमेन का वेलफेयर नहीं है, ठीक है, तो आपने पहले आप जाके वहां पे फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम से, क्या फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उनकी हेल्थ को लेके है या फिर उनकी स्टडी को लेके है या एजुकेशन को लेके है ना, या फिर
जो और भी अदर एस्पेक्ट्स में किस टाइप से वुमेन्स का वेलफेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उस पर रिसर्च करेंगे कि कैसे उन सब प्रॉब्लम्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। आप ऐसे मेथड यूज करेंगे जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिससे वुमेन वेलफेयर आप रूरल सोसाइटी में कर सके, ठीक है। और तीसरा क्या, चैनलाइज करना, यानी कि उन वुमेन्स को बुलाना, उनको बताना, ठीक है, और उसके बाद स्कीम्स बताना, कुछ जो आपके डेमो वगैरह शो करना, जिसकी वजह से उनको समझ में आए कि हाँ उन्हें अपने जो इम्प्रूवमेंट या फिर उनके वेलफेयर के लिए वो क्या क्या काम कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है, बेसिक स्कोप होती है, ये किसमें, रूरल सोशियोलॉजी में, ठीक है। अगर हम बात करें रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन से रिलेट करके, यानी कि जो रूरल सोशियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा एक्सटेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन को रिलेट करके, तो जरा यहां समझ लीजिए कि पहला क्या है, द सब्जेक्ट मैटर इज द सब्जेक्ट मैटर इज द स्टडी ऑन रूरल पीपल, यानी कि रूरल पीपल के ऊपर यहाँ पे स्टडी की जा रही है। एक्सटेंशन प्रोवाइड नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू रूरल पीपल फॉर देयर डिजायरेबल चेंज इन देयर लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली एक रिलेशन इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपको मैंने आपको पहली बार क्या बताया था कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ, जब स्कोप्स आप पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि पहला क्या है कि हम फैक्ट्स इकट्ठा करें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो इस तरह रूरल सोशियोलॉजी में भी होता है, और एक एक्सटेंशन के अंदर भी आपका एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है जो कि आपके रूरल सोसाइटी में एक डिजायरेबल चेंज लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। It studies the attitude and behavior of the rural people, ठीक है। It seeks to modify and change the knowledge and attitude of the rural people, यानी कि यहाँ पे हम समझते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में कि हाँ इन लोगों की विचारधारा ये है, इन लोगों की ये स्किल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है कि उन जो भी विचारधारा उनके अंदर है, जो भी स्किल्स उनके अंदर है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, उसको हम कैसे बदलाव, उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ है, ठीक। थर्ड वाला क्या है, इट स्टडी द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी, यानी रूरल सोसाइटी की क्या जरूरतें हैं, क्या इंटरेस्ट है, उसको स्टडी करते हैं। इट हेल्प रूरल पीपल टू डिस्कवर देयर फेल्ट एंड अनफेल्ट नीड्स, अराउज इंटरेस्ट बाय एक्सटेंशन टेक्निक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं कि उनकी नीड है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे होते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे होते हैं कि उनको किस चीज की जरूरत होनी चाहिए, यानी कि कुछ चीजें तो उनको लगता है कि लाइफ इतने तक है, लेकिन नहीं, एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि उनको और बेहतर समझाया जा सके, यानी कि उनको ऐसा डेवलप किया जा सके जिससे वो बेहतर तरीके से जो है चीजें समझे, यानी कि और बेहतर टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव ऑन कर सके, ठीक है। It analyzes rural social relationship between groups and organization and the leaders in a rural area, तो ठीक है। तो ये क्या करता है कि रूरल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है बिटवीन ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स इन द रूरल एरियाज, ठीक है। इट डेवलप द ग्रुप, जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करता है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके फार्मर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, ठीक है। इम्पार्टिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं, ठीक है। इट स्टडी द सोशल सिचुएशन एंड कलेक्ट सोशल फैक्ट अबाउट द रूरल सोसाइटी, यहाँ पे क्या होता है कि रूरल सिचुएशन को पढ़ा जाता है, उनके बारे में फैक्ट्स इकट्ठा किए जाते हैं। एक्सटेंशन यूटिलाइज सच सोशल डाटा, यहाँ से जाएंगे यहाँ पे जो सोशल डाटा मिला है उनको, उसको यूज करता है अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। रूरल सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेट द सोशल कल्चर, पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। इट ऑल्सो स्टडी द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली, यानी कि बेसिकली हम जो भी फैक्ट्स, जो भी चीजें हम रूरल सोशियोलॉजी से, यानी रूरल सोशियोलॉजी के अंदर, यानी जो भी फैक्ट्स हम पढ़ते हैं वहां पे, उन फैक्ट्स का इस्तेमाल करके कैसे हम डेवलपमेंट लाते हैं, इसी तरह आपका रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन जो है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप रूरल वेलफेयर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आपको किसी के बारे में प्रॉपर फैक्ट्स पता नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है ना। तो इसलिए इन दोनों को जो इकट्ठा करके ही आप जो है रूरल वेलफेयर मैनेजमेंट है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है रूरल सोशियोलॉजी, इट्स इंपॉर्टेंस टू एक्सटेंशन वर्क। अब इसको जो मैंने आपको समझाया उसको कुछ और पॉइंट्स में हम समझ लेते हैं। कैसे आपका देखिए जो रूरल सोशियोलॉजी जो है वो एक्सटेंशन में कैसे आपका हेल्प करता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करी जाए तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है
आपका रूरल सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के बेस पे, ठीक है। डेलिब्रेट्स एफर्ट आर मेड टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में कैसे आप जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो लाने हैं, ठीक है। जो देखिए आपको चेंजेस वैसे लाने हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। उनको अर्बनाइज नहीं करना, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर करना चेंज का मोटिव नहीं है, ठीक है। वो जिस जगह पे है उस जगह को वो और कैसे बेहतर जी सकते हैं ये आपको सिखाना है उनको, ठीक है। उनका आपको नेचुरल हैबिटेट नहीं मिटाना है, ठीक। This changes is brought about in a vacuum, but in a structure of human relations which necessitate the study of rural sociology. यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको जो है चेंजेस लाने हैं, लेकिन वो देखिए क्या होता है कि जो रूरल पीपल है, ठीक है, रूरल पीपल को क्या, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप जो है अपना फील्ड वर्क छोड़ के यहाँ पे एक आप फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दीजिए, तो ये चेंज हुआ, लेकिन क्या ये चेंज उनकी नेसेसरी के हिसाब से, यानी उनकी नेसेसिटी के हिसाब से नहीं। तो जब आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, तब आपको ये समझ में आता है कि कैसे कहाँ पे आप जो है आपका पर्टिकुलर डिजायरेबल चेंज ला सकते हैं। नेसेसिएट्स जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ याद रखिए कि नेसेसिएट्स का मतलब होता है कि क्या उन्हें आवश्यकता है, यानी कि उनको क्या जरूरतें हैं जहां पे आपको चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। एन एक्सटेंशन वर्कर इज अ चेंज एजेंट, ठीक है। चेंज एजेंट का मतलब है वो इंसान जो परिवर्तन ला सके या लाने की कोशिश कर रहा है। He has to bring about the changes in rural culture, therefore he has to understand the culture in which he has to bring about changes, ठीक है। उसको ये ध्यान में रखना है कि वो किस कल्चर में काम कर रहा है और कहाँ उसको चेंजेस लाने की जरूरत है। In the cross-cultural situation, it is likely that the change agent may develop the ethnocentric attitude, which makes him difficult to work successfully. Study of rural sociology help to overcome this difficulty. अब जरा ये समझ लीजिए कि जब आपका क्रॉस कल्चर सिचुएशन होती है, ठीक है, जब आपका एक एक्सटेंशन एजेंट है, ठीक है, एक्सटेंशन एजेंट का क्या, उसका तो बिहेवियर बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड है, वो चीजों को अलग तरीके से देख रहा है, ठीक है। पर क्या होता है कि आपके फार्मर्स चीजों को उसी तरीके से देख रहे हैं? नहीं, फार्मर्स आपके उसी तरीके से नहीं देख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है एक एक्सटेंशन एजेंट को एक फार्मर को समझाने के लिए। और रूरल सोशियोलॉजी इसी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए आपको हेल्प करता है। क्या करता है, जब आप रूरल सोशियोलॉजी, जितने भी आपके सोशियोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री जितने भी हैं, वो उनके बिहेवियर को पढ़ते हैं और फिर वो आके एक्सटेंशन एजेंट्स को समझाते हैं, उनको एक डाटा देते हैं कि आपको इस तरह से ही उन्हें मैनिपुलेट, इस तरह से उनको समझाना होगा ताकि जो उनके दिमाग में, मतलब जो उनके दिमाग का एटीट्यूड, यानी कि उनका जो एक बिहेवियर है वो इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में ऐसा है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो आप रूरल सोशियोलॉजी से पढ़ते हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है, जो कि एक एक्सटेंशन वर्कर को अपनी एक्टिविटीज मैनेज करने के लिए वो इजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगला क्या है, द वैल्यू सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि वैल्यू सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, फैमिलीज, ग्रुप, कम्युनिटीज इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ट्राइंग टू अबाउट ब्रिंग चेंजेस इन द फार्मिंग कम्युनिटी। अगर आप देखिए कि अगर आप कभी वैल्यू सिस्टम, कोई भी अपने घर में कौन सी क्रॉप उगा रहा है, कौन से एनिमल्स वो पाल रहा है, कौन से एंटरप्राइज में वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि हर एक फैमिली का एक पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम होता है, जिस वैल्यूज पे वो फैमिली या वो कम्युनिटी या वो सोसाइटी काम कर रही होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो किस वैल्यू सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके पहले कि आप उनके कुछ भी फार्मिंग या जो भी उनके एग्रीकल्चर के में आप कुछ भी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा, उनके वैल्यू सिस्टम को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ही जब उनके वैल्यू सिस्टम को ध्यान में रख के ही आपको कोई ऐसा प्रोग्राम फॉर्मुलेट करना होगा जो कि उनके लिए डेवलपमेंट कॉज कर सके, ठीक। अब जरा हम थोड़ा अर्बन और रूरल जो पॉपुलेशन है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन के बारे में, तो जरा इनके बीच का एक अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है। डायमेंशंस के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है आपके, पहला आपका अर्बन
और यहाँ है आपका रूरल, ठीक है। तो अर्बन की इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी के एस्पेक्ट से बात करें, ठीक है, अगर इकोनॉमी के एस्पेक्ट से बात करें तो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर डोमिनेंट, यानी कि यहाँ पे आपका क्या सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो आपका डोमिनेंट रोल प्ले करता है। टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या है, जो आपका प्रोडक्शन के बाद, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट नहीं, प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग और उसका कस्टमाइजेशन, इन सब चीजों पे वो मेजर डोमिनेंट होता है। और यहाँ पे आपकी प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर में बात करें तो आपकी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है वो आपके, यानी कि प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी ज्यादा डोमिनेंट है। एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विसेज, ये सारे जो है आपके एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज हैं। और यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अदर प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि आपका लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, पिगरीज, ये सारी, एपीकल्चर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। एजुकेशन हायर देन नेशनल एवरेज, यानी कि एजुकेशन लेवल काफी अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो आपका जो एजुकेशन लेवल है वो लोअर होता है, ठीक है। सर्विस एसेसिबिलिटी, यानी कि जो सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज, मॉडर्न सर्विसेज है, उनकी एसेसिबिलिटी आपको अर्बन कम्युनिटी के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी और रूरल कम्युनिटी के अंदर कम देखने को मिलेगी। इंफॉर्मेशन एसेसिबिलिटी वो भी आपकी अर्बन में हायर मिलेगी और रूरल में कम मिलेगी, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन एसेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजों को। तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें आपका एजुकेशन, आपका सोर्स, जो सर्विसेज एसेसिबिलिटी है, उससे ये चीज इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। और सेंस ऑफ कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो वो रूरल, अर्बन में कम है और रूरल में हाई है। क्यों? सेंस ऑफ कम्युनिटी का मतलब क्या है कि आपस में जो जोड़ होता है, यानी कि आपस में जो लगाव होता है, आपस में जो एक रिश्ता वो लोग कायम करते हैं। कहीं ना कहीं आपने अर्बन कम्युनिटी में आपने खुद देखा होगा कि अगर आप सिटीज में रह रहे हैं, टाउन्स में रह रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आपके बगल वाले बिल्डिंग में कौन रह रहा है, ठीक है। तो आपको इतना भी आइडिया नहीं होता। आपको अपनी फैमिली से आप इतने ज्यादा बिजी होते हो कि यू जस्ट केयर अबाउट योर फैमिली, दैट्स इट है। यू डोंट नो अबाउट कि सामने वाले फैमिली में कौन रह रहा है, उनकी क्या सर्कमस्टांसेस है, बट नहीं। लेकिन रूरल सोसाइटी होती है, वहां पे चीजें बहुत लिंक्ड होती है। वो क्योंकि वो उनका जो नेचर वो बहुत ही होमोजेनस नेचर होता है, वो एक तरह के काम करते हैं, उनकी सिचुएशन एक जैसी, उनकी प्रॉब्लम्स एक जैसी है, तो वो थोड़ा रिलेट ज्यादा कर पाते हैं। और जो अर्बन सिचुएशन में क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, तो वो लोग रिलेट भी नहीं कर पाते और रिलेट नहीं कर पाते। और मेनली दे आर सो बिजी, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, तो उनके पास समय बहुत कम है, तो वो उनके अंदर थोड़ा सा रिलेशन जो होता है ना, वो लिंक कम है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। डेमोग्राफी की बात करी जाए तो लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी, यानी कि कम फर्टिलिटी कम मोर्टेलिटी है, और यहाँ पे आपकी हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी है। कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक फैक्टर यहाँ बहुत ज्यादा मैटर मायने देता है, ठीक है, क्योंकि आपका विलेज का क्लाइमेट काफी अच्छा है, ठीक है, सूटेबल क्लाइमेट होता है विलेज में, ठीक है, उस हिसाब से। देन पॉलिटिकल व्यूज है, लिबरल एंड रेडियल एलिमेंट्स आर मोर स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेटिव। और रूरल की बात करें तो कंजर्वेटिव, रेसिस्टेंट टू द चेंज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे लिबरल एंड रेडिकल एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे लोग थोड़ा लिबरल सोचते हैं, यानी कि इन लोगों को लगता है कि हाँ, अगर आप मतलब एक होता है ना कि अगर कोई एक चीज बनी है तो उनको उसमें लिबर्टी देना पसंद करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस और मेल और फीमेल की बात करिए तो इन दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। हर एक लड़की को आप बाहर जाके काम करने का हक होना चाहिए, आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। आपके एजुकेशन में आप क्या खाना है, आपको कैसे पहनना है, तो लिबर्टी ज्यादा है। लेकिन अगर कंजर्वेटिव सोसाइटी की बात करी जाए तो उन्होंने एक स्ट्रैटा फिक्स कर दिया है, एक जो फिक्स्ड आइडियोलॉजी उनके दिमाग में बैठ गई है, तो बहुत मुश्किल होता है उस आइडियोलॉजी को बदलना, यानी कि दे आर रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि वो जो होता है वो चेंज नहीं लाना चाहते, वो उसी अपनी आइडियोलॉजी में रहना पसंद करते हैं। एथनिसिटी जो होता है वो वैरी करता है, और इसमें वाइट मतलब कि यहाँ पे ये है कि आपका जो है ये सेम होगा, ठीक है, जो आपकी एथनिसिटी यानी कि जो एथिक्स है आपके, ठीक है, आपको बहुत से वेरियस काइंड ऑफ लोग अर्बन कम्युनिटी में रहे तो उनके एथिक्स भी अलग होंगे, लेकिन जो आपके रूरल एरिया में वो सिमिलर होते हैं। माइग्रेशन जनरली हाई, नेट इन जनरली हाई जनरली नेट इन माइग्रेशन, लो जनरली नेट आउट माइग्रेशन। तो आपका क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे कि बहुत हाई माइग्रेशन होगा, कि आप देख रहे हैं कि अभी तो क्या लोग ना गांव से शहर में बहुत ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, तो आपका एमिग्रेशन जो होता है यानी कि इन माइग्रेशन, यानी कि लोग आ बहुत ज्यादा रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि
कि यहाँ पे जो माइग्रेशन वो बहुत, कभी आपने देखा कि कोई शहर से गांव जाके बस गया हो, नहीं ना। तो जनरली यहाँ पे आउट माइग्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे इन माइग्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द रूरल कम्युनिटीज एंड द अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, अब हम सोसाइटी की बात कर लेते हैं कि सोसाइटी क्या होता है। सोसाइटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ मोर और लेस परमानेंट एसोसिएटेड विथ हु आर ऑर्गेनाइज्ड विद देयर कलेक्टिव एक्टिविटीज एंड हु फील दे बिलोंग टुगेदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोसाइटी किसको आप कहते हैं, एक सोसाइटी किसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, जिनका परमानेंट एसोसिएशन, यानी कि वो एक तरह की कम्युनिटी हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर एक विलेज में बात कर रहे हैं तो विलेज में कैसा है आपकी कम्युनिटी, वहां पे सारे फार्मर्स हैं। तो अगर सारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, सबके एक तरह की जो आपका कॉन्सेप्ट है, एक तरह की प्रॉब्लम्स है, एक तरह का काम वो लोग कर रहे हैं, एक तरह का ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनके आइडियाज, उनकी बिलोंगिंग्स एक जैसी है, तो वो आपकी एक सोसाइटी फॉर्म करती है। ठीक है, अगर इंडियन रूरल सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो यहाँ देखिए, एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर सोसाइटी का आपका बेसिक यूनिट की बात की जाए तो क्या है आपका, फैमिली। ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज फैमिली। ओके, और यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, जो अगर रूरल इंडियन रूरल सोसाइटी की बात करी जाए तो एग्रीकल्चर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल पीपल। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर जो है वो आपका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, इट इज बेस्ड प्रीडोमिनेंटली ऑन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फैमिलीज। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके वेरियस फैमिलीज जो होती है वो आपकी सोसाइटी को बिल्ड कर रही है। एग्रीकल्चर आपका मेन ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, जो लैंड है, जो आपका लैंड है वो आपके वेरियस फैमिलीज के बीच में डिवाइड हुआ है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन बिग लैंड ओनर एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो आपका लैंड कैसे, किसी कोई बड़ा जमींदार है, ठीक है, जिसका ज्यादा लैंड है, कुछ लोग छोटे छोटे लैंड होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, पोजेशन ऑफ लैंड विच हैज द प्रेस्टीज वैल्यू, यानी कि जो गांव में अगर आपके पास अपना खेत है, अपनी जमीन है, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, कि मेरे पास मेरा अपना खेत है, मैं अपने खेत में अपना जो एग्रीकल्चर, अपनी कृषि जो है वो कर रहा हूँ, अपनी खेती कर रहा हूँ, तो इसका बहुत महत्व होता है गांव में। ठीक है, कास्ट, अगली बात करी जाए तो कास्ट एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। कहीं ना कहीं अगर आप अर्बन कम्युनिटी में देखें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किस कास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो उससे कोई भी आपका जो है डिफरेंशिएशन या स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। पर रूरल अगर कम्युनिटी में देखा जाए तो जो कास्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ विलेज होता है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कास्ट। ठीक है, इट इज अ पिकुलर टाइप ऑफ ग्रुपिंग फाउंड इन रूरल इंडिया। ठीक है, एक अजीब तरह की जो ग्रुप होते हैं वो तैयार कर जाते हैं कि ब्राह्मण्स एक तरफ होंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके यादव जो कैटेगरी तो वो एक तरफ, ठाकुर एक जैसे, तो ऐसे ऐसे जो आपके काम और आपके कास्ट के बेस पे आपका वेरियस ग्रुपिंग जो होती है वो फॉर्म करी जाती है। ठीक है, द विलेज इज गवर्न्ड टू बी अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट बाय द ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है, जैसे आपका ऑक्यूपेशन जैसा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कारपेंटर रहे हैं या फिर आप कॉबलर या फिर आप धोबी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे और एग्रीकल्चर लेबर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका अलग अलग कास्ट के बेस पे आपको यानी कि आपको डिवाइड किया गया। ठीक है, अगर आप जो एजुकेशन सेक्टर या फिर अगर आप ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आप ब्राह्मण्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप दूसरा उसको बनिया कैटेगरी में, आप बनिया कास्ट में आप आते हैं। तो ऐसे कास्ट जो है आपके काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्या है, रिलीजियस एंड कास्ट कंपोजिशन ऑफ largely determine its characteristic. Different caste exist in village due to social distance. ठीक है, अलग अलग कास्ट, बहुत सारे कास्ट आपके एक विलेज में देखने को मिलते हैं। दिस हैबिटेशन ऑफ ईच कास्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर, यानी कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जो है आपका हैबिटेशन जो है वो सेपरेट होता है। ठीक है, द हैबिटेशन एरिया आर यूजुअली अ डिस्टिंक्ट नेम दैट कॉल हरिजनवाड़ा। ठीक है, जैसे कि आपका एक होता है, एक एरिया आपको दे देता है कि ठीक है
कि एक एरिया में सिर्फ ब्राह्मण्स रहेंगे, उनके ब्राह्मणों के घर रहेंगे, एक एरिया में सिर्फ हरिजन रहते, तो जिनको आप हरिजनवाड़ा कहते हैं, ये ब्राह्मण यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे नाई लोग रहते हैं, धोबी लोग रहते हैं। तो एक एरिया में एक कम्युनिटी वो लोग तैयार करते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। ईच विलेज इज इंडिपेंडेंट, हर विलेज इंडिपेंडेंट होता है। ऑल विलेज हैव देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी एंड सैंक्शन। एवरी विलेज हैज पंचायत विच इज द विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि हर एक गांव जो है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है और हर गांव में जो है आपका पंचायत है, ठीक है, जो कि विलेज का सेल्फ गवर्नमेंट है। यानी कि जो भी आपके स्कीम्स या जो भी आपके एक्शंस होते हैं या फिर कंट्रोल होता है वो इसके अंडर लिया जाता है, ठीक है। विलेज सेटलमेंट आर गवर्न बाय सर्टेन ट्रेडिशंस, कुछ ट्रेडिशंस बहुत मैटर करते हैं। विलेज में जो होता है आपके कुछ बहुत ज़्यादा आपके जो ट्रेडिशनल जो होता है, जो उनके धार्मिक या फिर जो उनका एक होता है ना कि कल्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। द ले आउट ऑफ द विलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, द ड्रेस एक्सेट्रा अलाउड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब पैटर्न ऑफ द कल्चर ऑफ दैट एरिया, यानी कि वहाँ पे किस तरह के घर बने हैं, वहाँ के लोग कैसा खाना खाते हैं, कैसे कपड़े डालते हैं, ठीक है, क्या एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो वो ये यहाँ पे बताया गया है। तो रूरल सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि जो रूरल सोसाइटी होती है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, ठीक है। द यूनिट प्रोडक्ट इन द रूरल सोसाइटी इज द फैमिली, विच द यूनिट प्रोडक्ट ऑफ रूरल सोसाइटी इज द फैमिली, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो रूरल सोसाइटी का जो यूनिट प्रोडक्ट है वो फैमिली था, विच ट्राइज टू प्रोड्यूस मच ऑफ इट्स रिक्वायर्ड गुड। इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज बेसिक एक्टिविटी ऑफ रूरल एग्रीगेट्स, ठीक है। तो आपका क्या होता है, रूरल सोसाइटी होती है वो अपने आप में पूरा संपूर्ण होती है, सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि जो खुद में पूरी संपूर्ण होती है। वो कोशिश ये करती है कि वो जितना उनकी रिक्वायरमेंट है उतना वो प्रोड्यूस कर ले, ठीक है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोसाइटी इज, यानी कि जो आपका चीफ कैरेक्टरिस्टिक है रूरल सोसाइटी का वो है आपकी होमोजेनिसिटी। होमोजेनिसिटी है क्योंकि लोग एक ही तरह का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरह के आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक तरह के ऑक्यूपेशन है आपके, ठीक है। There are not many difference among the people pertaining to their income status etc. यानी कि जो लोग हैं उनका जो आपका स्टेटस है, उनका जो इनकम है, उनकी जो परिस्थिति है, उनका ऑक्यूपेशन है, उसमें खासा अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका सोशल ग्रुप के बारे में, ठीक है। सोशल ग्रुप में आप क्या पढ़ेंगे, These are the unit out of which society are कंस्ट्रक्टेड। जब मैंने आपको बताया कि आपकी सोसाइटी के अंदर कास्ट के बेस पे बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। आपके ब्राह्मणों के अलग ग्रुप, हरिजनों के अलग ग्रुप, वैश्यों के अलग ग्रुप, आपके बाकी सारे ग्रुप्स तैयार होते हैं। तो ये आपके एक सोसाइटी के बेसिक कॉम्पोनेंट हो जिससे आपकी सोसाइटी बनी हुई होती है, ठीक है। द स्टडी ऑफ ग्रुप इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अगर आप स्टडी ऑफ सोसाइटी की सोसाइटी की स्टडी करने जा रहे हैं तो ग्रुप्स की स्टडी आपको करनी होगी, एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ टोटल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। तो जब आपको ग्रुप्स के बारे में पता होगा, देखिए हर एक ग्रुप, यानी कि अगर आप ब्राह्मण्स की बात कर रहे हैं तो उनका कल्चर अलग है, अगर आप हरिजनों की बात करें तो उनका कल्चर अलग है। तो अगर आपको सबका बिहेवियर, उनका जो नेचर, उनका रिलेशनशिप है वो समझना है तो उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन आपको समझना जरूरी होगा। और हर एक ग्रुप का जब आपको पता है, हर एक ग्रुप का अलग कल्चर है, हर एक ग्रुप का अलग ट्रेडिशन है, ठीक है। तो वो जो होता है आपको हर एक ग्रुप का जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप टोटल स्ट्रक्चर एक सोसाइटी का पढ़ना चाहते हैं तो। ग्रुप इज अ मीडियम थ्रू विच वी लर्न कल्चर, ठीक है। यानी कि ग्रुप होता है जिससे हमें उस जगह का कल्चर के बारे में पता लगता है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ग्रुप, ठीक है। तो जो आपका सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ग्रुप में ही होता है, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स जो होते हैं जब इकट्ठे होते हैं तभी आप सोशलाइज कर पाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग टू चिदंबर ने क्या कहा था, a social group is a unit of two or more people in reciprocal to or fro interaction in between the communities with each other, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ग्रुप क्या होता है, यूनिट ऑफ दो या दो से ज्यादा लोग का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपना इंटरेक्शन रखते हैं टू एंड फ्रो, मतलब कुछ इस तरफ से कुछ उस तरफ से, दोनों तरफ से अपना इंटरेक्शन रखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और मैकलीवर ने क्या कहा था, मैकलीवर ने कहा था कि social group is a collection of human beings which who enters in a distinctive
सोशल रिलेशनशिप विथ वन अनदर। तो मैक्लीवर क्या कह रहे हैं कि सोशल ग्रुप क्या होता है, वो आपके ह्यूमंस का एक ग्रुप होता है जो कि अलग अलग जो है बिहेवियर जो है उनका अलग अलग डिस्टिंक्टिव, यानी कि पर्टिकुलर इंसान का एक पर्टिकुलर सोशल बिहेवियर है, ठीक है, वो दोनों आपस में लिंक करके जो है एक क्या बोलते हैं सोशल ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये मैक्लीवर ने कहा था सोशल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। अगर आप सोशल ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में वो क्लासिफाई होता है। दूसरा आपका क्लासिफाई होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप में, मेंबरशिप और रेफरेंस ग्रुप में, स्मॉल लार्ज ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, इन ग्रुप, आउट गोइंग ग्रुप, एक्सीडेंटल ग्रुप, पर्पोसिव ग्रुप्स, क्लोज ग्रुप, ओपन ग्रुप, टेम्पररी और परमानेंट ग्रुप, नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग ग्रुप्स। तो ऐसे ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स होते हैं जो आपके एक सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या कि आपकी एक पहले आप जो है सोशियोलॉजी में क्या आप स्टडी ऑफ सोसाइटी करते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में आपके वेरियस फीचर्स जैसे कि आपका कास्ट है, ठीक है, और वैसे ही आपका सोसाइटी के अंदर आपके वेरियस लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। तो आपने पढ़ा सोशल ग्रुप, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे कि उन बेस पे कैसे जो सोसाइटी है आपकी एक सोसाइटी वो कैसे डिवाइड होती है, उसको आप किसमें पढ़ेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू 2 और मोर लेयर्स, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स में आपका जो है डिवाइड होता है, each of which is relatively homogeneous and between which there are difference in the privileges, opportunities, restrictions, rewards and obligations। ये किसने कहा था, ये टर्म जो है वो दिया था आपका लंडबर्ग ने, ठीक है, लंडबर्ग ने दिया था ये टर्म आपका 1968 के अंदर कि आपका ऐसा एक लेयर फॉर्म होता है जिसमें होमोजेनस लोग होते हैं जिनकी अपनी प्राइवेटी, वो क्या जो प्रिविलेजेस होते हैं वो अलग हो सकते हैं, ठीक है, और उस बेस पे वो बहुत सारे लेयर्स जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में वो डिवाइड होते हैं, एक स्ट्रेटा यानी कि एक लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहला तो होता है आपका कास्ट सिस्टम एंड क्लास सिस्टम। जो पहले तो कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम के बेस पे जो है आपका स्ट्रैटिफिकेशन जो हो रहा है होता है, ठीक है। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, सम ऑफ विच ऑक्यूपाइज हायर पोजीशन देन अदर। तो क्या होता है सोसाइटी में आपने देखा होगा जनरली जो आपका ब्राह्मण्स होते हैं उनको हायर कास्ट माना जाता है, ठीक है, उसके बाकी कंपेयर में सबको लोअर कास्ट कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी जो है वो डिवाइड होती है वेरियस लेयर में, जिसमें एक को हायर पोजीशन दिया जाता है दूसरे से। दीज लेयर्स आर जनरली एक्सेप्टेड एज सोशल क्लासेस, ठीक है। तो इनको आप क्या कहते हैं, सोशल क्लासेस कहते हैं। The principal type of social stratification can be seen in the phenomena class, ठीक है। तो आपका क्लास जो है बेसिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो आपको क्लास के अंदर देखने को मिलेगा। जब आप कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं ना, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ऐसे आपने जो है डिवाइड किया, उसी बेस पे आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ये आपका क्लास है, क्लास या कैटेगरी कह लो, ठीक है। द टर्म क्लास मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द सेम सोसाइटी हुज स्टेटस इज सिमिलर। यानी क्लास का मतलब क्या है, जिसका जो स्टेटस है यानी जो इनका इकोनॉमिक वैल्यू है, जो उनका इनकम, इनका स्टेटस है वो एक जैसा हो, तो वो लोग एक क्लास में आते हैं। सोशल क्लास क्या होता है, सोशल क्लास हैज बीन डिफाइंड एज द एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी ऑफ द पर्सन अरेंज्ड ऑन द लेवल अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेटस दे पोजेस, दे आर नो फर्म लाइन डिवाइडिंग वन कैटेगरी फ्रॉम अनदर। ऐसा रोजर ने कहा था, ठीक है। रोजर ने क्या कहा था कि सोशल क्लास क्या होता है, सोशल क्लास वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका स्टेटस सिमिलर होता है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेम होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, और एक उनका एक सोशल स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर आप एक सोसाइटी में बात करें तो लोग आपको कैसे एक जैसा समझ रहे हैं, ठीक है। जरूर हो सकता है कि मैं एक सोसाइटी में आपका अपर क्लास आपको कहा जा रहा है, आप अपर क्लास में कहा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आप एक प्रोफेसर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बट आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो सिमिलर है, बट आप अलग अलग वेरियस ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सोसाइटी आपको क्या अपर क्लास डिक्लेयर कर रही है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी लाइफस्टाइल को देख के, ठीक है। तो ऐसा रॉजर ने कहा था 1960 के अंदर कि सोशल क्लास इसको कहते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग सोशल इंटरैक्शन। तो सोशल इंटरैक्शन किसको कहते हैं, इट इज अ डायनामिक इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस इन विच
contrast between persons and a group result in modification of their attitude and behavior of the participants। यानी कि सोशल इंटरैक्शन में क्या कह रहा है कि इसमें जब दो लोग, जो एक सोसाइटी में दो आदमी आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि देखिए आपने मुझसे जैसे बात करी, मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ, मेरा एक थॉट ऑफ माइंड ऑफ थॉट जो है आपका आपके पास गया, आपका एक व्यू मेरे पास आया, तो इससे क्या होता है, एक बिहेवियर में चेंज आपका आता है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, सोशल इंटरैक्शन कहते हैं बाय द सदरलैंड। सदरलैंड ने ये बात कही थी 1961 में कि डायनेमिक इंटरप्ले ऑफ द इन विच कंट्रास्ट बिटवीन, यानी कि दो लोगों के दिमाग या दो ग्रुप्स या दो पीपल के बीच के जो कंट्रास्ट यानी डिफरेंस ऑफ देयर थिंकिंग, ऑफ देयर थॉट्स जो होता है, ठीक है, एक दो लोगों के बीच में आपस में जब वो मेल खाता है, ठीक है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप मुझे कुछ बताओगे, और मैं सोसाइटी में जाके कह रही हूँ कि नहीं वुमेन्स वेलफेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर वो कुछ पॉइंट्स मुझे बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कि इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं देनी, क्योंकि उनका विचारधारा है और ये मेरा विचारधारा है, ठीक है। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में अपने जो थॉट्स है उनको एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका सोशल इंटरैक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोशल प्रोसेसेस क्या है, ठीक है। सोशल प्रोसेसेस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं आपको, सोशल इंटरैक्शन विच अज्यूम्स अ रेपिटेटिव पैटर्न इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बिकम अ सोशल प्रोसेस। यानी कि सोशल प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर एक ही तरह का इंटरैक्शन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर आप जा रहे हैं, आप कहीं पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ आपको उनको ऑनलाइन मोड से पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, उनको बस चौक डस्टर से पढ़ाओगे तभी उनको समझ में आएगा, ठीक है, या फिर उनको स्टोरी बोलोगे तभी उनको समझ में आएगा। अगर ये तरीका बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या एक सोशल प्रोसेस होता है, ठीक है। सोशल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि देखिए अगर आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या है जिससे लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं या समझने को तैयार हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ईजी कर देता है। किस चीज़ के लिए आपको ईजी कर देता है कि उस जगह पे आपको चेंजेस कैसे लाने हैं। तो जिस तरह से लोग समझने को तैयार होते हैं आप वही मेथड जो है आगे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। Social process refer to the repetitive form of behavior which is commonly found in social life. Example cooperation, competition, accommodation and assimilation. ठीक है, एक तरह का ये आपके सोशल प्रोसेसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कल्चर की बात करी जाए तो कल्चर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेलर के हिसाब से कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव, art, moral, law, custom and any other capability and habit acquired by the terms as a member of a society। ठीक है, कल्चर क्या होता है, ठीक है, कल्चर क्या होता है, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आई एम अ हिंदू, ठीक है, तो मेरी एक विचारधारा है, ठीक है, मैं एक गॉड को फॉलो करती हूँ, मेरे एक अलग ट्रेडिशन है, मेरे कुछ अलग रूल्स हैं, मेरे कुछ और आपके बिलीव हैं, मेरे कुछ और मान्यताएं हैं। तो इन सारे चीज़ को जब इकट्ठे करके एक इंसान के अंदर डाला जाता है तो उसको ही आप क्या कल्चर कह रहे हैं, ठीक है। हमें साड़ीज पहनना पसंद है, हमारे यहाँ शादी दूसरे तरीके से होती है, ठीक है, तो अलग अलग हमारा ड्रेसिंग सेंस है, तो ये हमारा कल्चर शो करता है, ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं सोशल वैल्यू, सोशल कंट्रोल और एटीट्यूड, और इनका क्या रोल है आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। तो आपका पहले समझ लेते हैं सोशल वैल्यू क्या होती है। सोशल वैल्यू आर द रिलेटिवली एंड्योरिंग, लास्टिंग और परमानेंट अवेयरनेस प्लस इमोशंस रिगार्डिंग टू एन ऑब्जेक्ट, आइडिया और अ पर्सन। ये ग्रीन्स के अकॉर्डिंग है आपका सोशल वैल्यू का डेफिनेशन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि आप एक इंसान के बारे में, ठीक है, आप एक इंसान के बारे में या एक चीज़ के बारे में या एक आदमी या एक पर्सन के बारे में या फिर एक आइडिया के बारे में कितनी अवेयरनेस यानी कितनी जागरूकता रखते हैं, ये आपकी सोशल वैल्यू बता रहा है, यानी कि आपकी कितना नॉलेज है आपको उसके बारे में। अगर आप एक पर्सन, अगर एक साइंटिस्ट की आप रेस्पेक्ट तभी करोगे जब आपको नॉलेज है कि वो कितनी मेहनत करके वहाँ पहुँचा है, और वो आपको ये बात तभी बता सक रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत जगह जाके उसने खोज पड़ताल करी, तब आके वो आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये आपकी सोशल वैल्यू बताता है। अगला सोशल वैल्यू यंग के द्वारा एन एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑफन अनकॉन्शियस assumption ऑफ व्हाट इज राइट एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। सोशल वैल्यू क्या है, आपको अगर आपका जो सोशल वैल्यू है उससे पता चलता है कि आप किसको सही और ज़रूरी मानते हैं,
ठीक है। आप एक जो साइंटिस्ट है या फिर एक एक्सटेंशन एजेंट की बात आप सही तभी मानेंगे जब आपको लगेगा कि वो सही बोल रहा है और उसकी बातें जरूरी है सुनना, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपकी सोशल वैल्यू को शो करती है। तो आपका 1959 में यंग ने ये लाइन दी थी सोशल वैल्यू के बारे में। एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एटीट्यूड इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग वन हैज टुवर्ड्स एनी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी इंसान या किसी भी वस्तु के तरफ या सोसाइटी की तरफ आपकी कैसी जो थिंकिंग है, कैसी फीलिंग है आपकी, या कि चाहे वो आपकी पॉजिटिव फीलिंग हो, नेगेटिव सकारात्मक जो आपकी फीलिंग हो या फिर नकारात्मक फीलिंग है, कैसी होती है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के खिलाफ ये आपका एटीट्यूड शो करता है, ठीक है। अगर आप एक नेगेटिव थिंकिंग इंसान है तो आप हर एक चीज में जो है एक नेगेटिव जो आप जो एलिमेंट है उस पर फोकस करेंगे। आपका नेगेटिव पॉजिटिव फोकस होना बहुत ही कॉमन है। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो आप हर चीज में आपको कुछ खामियां और कुछ अच्छाइयां दिखेगी। हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्टली परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट इज जस्ट अ इल्यूजन, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया कि यू आर परफेक्ट, दैट मीन्स कि अब आपके अंदर कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। कोई भी अपना बेस्ट नहीं दे पाता है, ठीक है। हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट में जो कमी रह ही जाती है, ठीक है। एटीट्यूड्स आर बेस्ड अपॉन वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस आवर एक्शन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। हमारा एटीट्यूड कैसे है वही हमारे एक्शंस जो डिसाइड करता है। अगर मैं बहुत ही नेगेटिव थॉट लेके मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरे जो एक्शंस होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे। कभी भी आपकी नकारात्मक विचारधारा जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि कोई अच्छा थॉट आपको नहीं दे सकती। हो सकता है उस वक्त आप संतुष्ट है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक जो नेगेटिव अप्रोच यानी कि एक जो है खराबी आपकी लाइफ में लेके आएगा, ठीक है। वैल्यू सिस्टम क्या होता है? द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड टेकन टुगेदर एज अ सेट फॉर्म अ सिस्टम विच कॉल्ड वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। जब आप आपके वेरियस वैल्यूज जो आपके अप्रोच आपके एटीट्यूड है, आपका वेरियस जो आपका सोचने और समझने की क्षमता है, उन सबको इकट्ठा करते हैं तो आपका वैल्यू सिस्टम एक सोसाइटी का होता है। एग्जाम्पल, प्रेस्टीज बेस्ड ऑन द कास्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, स्टेटस बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल पोजेशन ऑफ लैंड। अब जैसे कि आप प्रेस्टीज, अगर आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कास्ट के बेस पे आप ब्राह्मण्स को ऊपर मानते हैं, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या उनको ज्यादा प्रेस्टिजियस यानी कि वो ज्यादा उनके पास जो है उनको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आप मानते हैं, ठीक है। आपने एक स्टेटस डिसाइड कर दिया, ठीक है, जिसमें आपने लोगों को क्लास दे दिया कि उनके पास ज्यादा जमीन है, उनके पास कार है, उनके पास एक बड़ा घर है, तो वो लोग अपर क्लास सोसाइटी में आते हैं, ठीक है। तो अपर क्लास, मीडियम क्लास, हम मिडिल क्लास, ऐसे आप डिवाइड कर देते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, उनके पास अपना जो बेसिक जो इनकम होगी वो होगी, और जो अपर क्लास है उनके पास लाखों में पैसे आ रहे होंगे, उनके पास अपना घर है, अपनी कार है, लग्जरियस कार है, ये सारी चीजें। तो इस बेस पे जो होता है आपका वैल्यू सिस्टम जो है वो डिसाइडेड होता है, ठीक है। अब सोशलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अगर सोशलाइजेशन की बात करी जाए तो सोशलाइजेशन में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू चिदम्बर जेबी, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इज कंडक्टेड हिज सोशल एंड कल्चरल वर्ल्ड। यानी कि सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो अपना एक इंसान जो एक पर्सन जो होता है वो कैसे समाज में अपना जो है एक अपने आप को एक समाज में कैसे स्थापित करता है अपने कल्चर के साथ, ठीक है। अपना अपना यानी कि अगर मैं हूं, ठीक है, मैं एज अ ह्यूमन, ठीक है, मेरा एक कास्ट है, मेरी एक थिंकिंग है, मैं कैसे अपने थिंकिंग और अपने कास्ट अपने कल्चर को लेके एक जगह पे इस्टेब्लिश होती हूँ, ये मेरा सोशलाइजेशन है, ठीक है। जब आप वेरियस सोशल मीडिया पे आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, वहां पे हर इंसान अपना व्यक्तित्व लेके जिंदा है, ठीक है। वहां पे हर इंसान अपना व्यक्तित्व को जो है वो मतलब जो है ब्रॉडकास्ट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इसी को आप सोशलाइजेशन कहते हैं कि कैसे आप अपने कल्चर, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को लेके एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। थ्रू सोशलाइजेशन मैन इज फॉर्म्ड इनटू सोशल बीइंग्स एंड नो मोर कैन अवॉइड दिस प्रोसेस। यानी कि अगर एक इंसान एक सोसाइटी में अवेलेबल है अपने कल्चर, अपने थॉट्स को लेके, ठीक है, तो वहां पे आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोसाइटी में देखिए सिर्फ आप नहीं है, आपके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग हैं, ठीक है। और सारे लोगों के साथ क्या आपको इंटरेक्शन फॉर्म करनी है। सोसाइटी फॉर्म कैसे होती है? आपके पर्सनल कल्चर है, सामने वाले के पर्सनल कल्चर है, उनके कुछ
थिंकिंग्स है, उनके कुछ ट्रेडिशंस हैं, वो कुछ मान्यता रखते हैं, आप कुछ मान्यता रखते हैं। इन मान्यताओं को आपस में रेस्पेक्ट करके और इन मान्यताओं को आपस में रेस्पेक्ट करके ही आप एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और यही प्रोसेस होता है आपके सोशलाइजेशन का। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न इनटू अ सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, हर एक इंसान जब वो पैदा होता है तो एक सोशल एनवायरनमेंट में जन्म लेता है। सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म द untrained human into a effective member of the society using such agency means and mediums are socially acceptable, ठीक है। अब क्या होता है कि सोसाइटी होती है, ठीक है, आप एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मैं एक ह्यूमन हूँ, ठीक है, मुझे सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। मैं सोसाइटी, अगर मैं वहां जाके लोगों के उनकी विचारधाराओं की रेस्पेक्ट नहीं करूंगी, उनकी मान्यताओं की रेस्पेक्ट नहीं करूंगी, तो क्या मैं सोसाइटी की पार्ट होंगी? नहीं। लेकिन सोसाइटी हमें रहना सिखा देती है, हमें सोसाइटी सिखा देती है कि हमें कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उनके हिसाब से या वो हमारे हिसाब से, हम कैसे उनके हिसाब से रहें, यानी कैसे खुद को अडाप्ट कर सकें। ये जो प्रोसेस होता है वो आप सोशलाइजेशन के अंदर सीख रहे होते हैं, ठीक है। अगला एक टर्म है एथनोसेंट्रिज्म। तो एथनोसेंट्रिज्म के अंदर क्या होता है ये जान लीजिए। इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैन टू कंसिडर हिज ओन कल्चर of high value and superior to other and judge other culture in terms of standards and value they exist in his culture according to चिदंबर जेबी। तो एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है कि अगर देखिए कुछ लोग ऐसा होता है जिनको ये लगता है कि वो जिस स्टेटस में है उनके स्टेटस के हिसाब से या उनकी थिंकिंग, उनका कल्चर वो बाकियों से बेहतर है, यानी कि वो अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं और सामने वाले कल्चर को जो है इंफीरियर मान रहे, तो उनको ये लगता है कि हमारा कल्चर काफी बेहतर है, ठीक है, और सामने वाले को जो है उनकी कल्चर को हमेशा जज करते रहते हैं कि अरे ये चीज आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये उनकी लाइफ में ऐसे, तो काफी एक जजमेंटल अपने थॉट्स जो है वो पास करते हैं और अपने कल्चर को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, अपने कल्चर को जो है वो सुपीरियर मानते हैं। जब ये चीजें आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाती है, ये टेंडेंसी एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ही, आप उसको एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अपने कल्चर को ज्यादा सुपीरियर मानना टुवर्ड्स द अदर्स और उनको जज करना कि उनसे आपका जो कल्चर है वो बेहतर है। रूरल सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो ये आपका वेरियस क्लास और कास्ट में जब आप बात करेंगे वेरियस कास्ट के अंदर, तो आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और पर अर्बन सोसाइटी के अंदर ये चीज़ जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर रूरल सोशियोलॉजी की बात करी जा रही है तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती है कि वहाँ पे जैसे आपकी क्लास डिसाइडेड है, आपके कास्ट डिसाइडेड है, ठीक है, तो कास्ट की जैसा आपका स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है उसमें ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। जो आपके अपर कास्ट हैं या फिर अपर क्लासेस हैं वो उसमें एक चीज आपको देखने को मिलती है। अगला क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या है? अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप विथ एम्बॉडीज सर्टेन कॉमन वैल्यूज एंड प्रोसीजर्स एंड मीट सर्टेन नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हॉटन के द्वारा सोशल इंस्टीट्यूशन का ये डेफिनेशन जो है वो दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जिसके अंदर आपका सोशल रिलेशनशिप, जैसे आपके समाज के अंदर जैसे भी आप रिश्ते जो है आपके रिलेशनशिप जो तय कर रहे हैं आप, ठीक है, जिसमें आपके एक कॉमन वैल्यूज है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिससे आप अपने सोसाइटी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका सोशल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूट्स आर फॉर्मल कल्चरल सिस्टम डिवाइज्ड टू मीट बेसिक सोशल नीड्स, यानी कि जो आपके बेसिक सोशल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए आपने एक ग्रुप तैयार करा हुआ है जिसमें आपका कल्चर सेम है, उसको आप सोशल इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल पैटर्न दैट एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग in order to perform the performance of the basic social function, यानी कि आप जो एक सोशल पैटर्न आपने बना रखा है जिसकी वजह से आपका ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जब आप रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपका रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होगा, ठीक है, किसी भी समाज में आपका जो है व्यक्तित्व कैसे स्टैब्लिश होता है, आपके जो है बिहेवियर से, यानी कि आपके व्यवहार से स्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि आप अपना व्यवहार कैसे रख रहे हैं कि एक सोसाइटी का जो फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है सोसाइटी का या सोशल फंक्शंस है उसको पूरा किया जाए, ठीक है। अगर आप एक स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं, तो वहां पे आपका व्यवहार कैसा है कि आप अपने फैकल्टी से कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने बैचमेट से कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और खुद आपका कैसा क्या वे है चीजों को अपटेक करने का, तो ये आपका वहां पे क्या सोशल फंक्शन क्या हो गया, हाउ टू गेट योरसेल्फ एजुकेटेड, ठीक है। उसमें आपके वेरियस फंक्शंस जो होता है, आपका वेरियस बिहेवियर है वो आपका
जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन रूरल सोसाइटी के अंदर, कुछ मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देयर आर 5 मेजर इंस्टीट्यूशन इन रूरल सोसाइटी। अगर आप ग्रामीण समाज के बारे में बात कर रहे हैं, रूरल सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 मेजर इंस्टीट्यूशन जो हैं आपके होते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन आर प्रेजेंट इन ऑल सोसाइटीज, सो दे आर कॉल्ड द बेसिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये जो आपके 5 इंस्टीट्यूट, ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है, ये आपके हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि चाहे वो अर्बन सोसाइटी हो, रूरल सोसाइटी हो, दोनों सोसाइटी में ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके 5 इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको बेसिक इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। पहले बात करते हैं फैमिली की। जब आप सोसाइटी की पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम स्टार्ट आप किससे करेंगे, फैमिली से करते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फॉर केयर, प्रोटेक्शन एंड नेचर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि एक फैमिली के अंदर, देखिए फैमिली क्या होती है, फैमिली में आपके पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा होता है, वो कैसे आपस में एक दूसरे की केयर करते हैं, कैसे खुद को उनको सुरक्षित रखते हैं, कैसे उनका आपका पालन पोषण कर रहे हैं, ये चीज़ें जो होती है वो एक फैमिली के अंदर होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, इट फॉर्म्स कम्युनिटी, यानी यही जो है वो आपका आगे चल के कम्युनिटी को फॉर्म करती है, और कम्युनिटी जो है वो आगे चल के नेशन को फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एजुकेशन का, ठीक है। एक चीज आप समझिए, जब आपकी सब कहते हैं ना कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा यानी कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो आपके घर से शुरू हो जाती है, यानी कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको एक कुछ चीजें सिखाते हैं, वहां से आप कुछ चीजें सीखते हैं, और वो आपके बिहेवियर यानी कि वो आपकी अपब्रिंगिंग कहलाती है, ठीक है। उसको ही आप अपनी अपब्रिंगिंग कहते हैं, ठीक है। आगे चल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूट्स इम्पार्ट्स नॉलेज, स्किल्स एंड सोसाइटी एक्सेप्टेबल एटीट्यूड, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपकी अपब्रिंगिंग जो आपको घर से मिलती है, और जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने पढ़ाई की हुई है, ठीक है। अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम से, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, इसमें क्या है कि आपकी नॉलेज कैसे इन्हांस हो, ताकि आपके सोचने की क्षमता जो है बढ़े, आप ज़्यादा चीज़ें जान पाए, अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट सोसाइटी के जान पाए, वर्ल्ड में जो क्या चीज़ें हो रही है उसको समझ पाए। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। अगला इंस्टीट्यूट क्या है आपका, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड फॉर लॉ, ऑर्डर, सेटलमेंट और डिस्प्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स, ठीक है। तो एक जगह पे आपके एक किसी भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, आपका एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट, यानी कि अगर उस एरिया में आपकी सोसाइटी में अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो आपके लॉज, एक पर्टिकुलर लॉ जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक वेल सेटल्ड सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो वो आपका लॉ, ऑर्डर, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या आपको कोई क्राइम, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको डील करना, एक नियम कानून जो बनाता है वो आपका पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होता है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। अगला है आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूट, प्रेस्क्राइब प्रेयर्स एंड वर्शिप एज अ पार्ट ऑफ रिलेशन विथ गॉड, ठीक है। अगर आप अर्बन सोसाइटी की बात करें या रूरल सोसाइटी की बात करें, वहाँ पे आपको हर सोसाइटी में एक वर्शिप का प्लेस होगा, यहाँ पे आप पूजा करते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जाएंगे, ठीक है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मॉस्क जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, हिंदू है टेम्पल जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसको भी ध्यान में रख के ये इंस्टीट्यूट आपको हर एक सोसाइटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक जैसे विलेज में रह रहे हैं, ठीक है, आपको अब विलेजेस में भी अगर आपका एक तरह का सिमिलर कम्युनिटी जहाँ पे सारे हिंदूज हैं तो वहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अर्बन सोसाइटी की बात करें तो एक अर्बन सोसाइटी में आपको मॉस्क भी मिलेगा, गुरुद्वारे भी मिलेंगे, आपको चर्च भी मिलेगा, टेम्पल्स मिलेंगे। तो वो क्या होता है, आपका रिलेशनशिप विथ गॉड को जो है उसको अंडरस्टैंड करता है। तो उसके लिए आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं एक सोसाइटी के अंदर। अगला क्या है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स बेसिक प्रोवाइड्स बेसिकली द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द बॉडी, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग फॉर दिस सोसाइटी, प्रोवाइड फार्मिंग एंड इंडस्ट्री। अगर आप रूरल सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब आपका इकोनॉमिकल बात हो गई, यानी कि अब आपको क्या इकोनॉमिक मतलब में आपको क्या, आपका खाना यानी आपको फूड, आपका शेल्टर, आपकी क्लोथिंग या आपकी बेसिक नीड्स, जो आपको बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने का जो इंस्टीट्यूट होता है वो आपके इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे जब आप रूरल एरिया की बात करेंगे तो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर बहुत एक प्रीडोमिनेंट आपका जो
बहुत जो सेक्टर है जिसपे पूरी फैमिली जो है या पूरी सोसाइटी जो डिपेंडेंट होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अगर आपने शुगर केन कल्टीवेट किया है, आप शुगर केन मिल में शुगर केन मिल स्टैब्लिश, शुगर मिल्स वगैरह स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। आप अगर जूट वगैरह या टोबैको अदर जितने भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस कल्टीवेशन से क्या हो रहा है कि आपको फूड प्रोवाइड हो जा रहा है, ठीक है। आप उससे शेल्टर कैसे, आप अपना घर तैयार करके आपको इतना इनकम हो रहा है कि आपका आप एक प्रॉपर शेल्टर तैयार कर सकते हैं, आपकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो रही हैं जिस भी ऑक्यूपेशन से। वो आपका आता है किसके अंदर, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके 5 बेसिक इंस्टीट्यूट्स थे जो कि हर सोसाइटी में आपको मिलेंगे, इसीलिए आपको इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी भी सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन का प्रोग्राम आप तभी इस्टेब्लिश कर सकते हैं जब आपको उस सोसाइटी के बारे में हर एस्पेक्ट से प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है। हो सकता है कि बाय द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वो इतने रेलेवेंट नहीं हो, बट कहीं ना कहीं जब आप गांव में बात करें तो गांव में ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा जो है आपकी रिमार्केबल है, यानी कि वहाँ पे अभी भी इनसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो वो जो चीज़ें जिनसे उनको फर्क पड़ता है वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, और रूरल सोशियोलॉजी के अंदर हम इसी के बारे में जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा सोशल कंट्रोल, ठीक है। तो सोशल कंट्रोल क्या होता है? सोशल कंट्रोल इज द वे इन विच सोशल ऑर्डर जॉइंस टुगेदर एंड मेंटेन इटसेल्फ, हाउ इट ऑपरेट्स एज अ होल एज अ चेंजिंग इक्विलिब्रियम बैलेंस। मैक्लीवर के द्वारा सोशल कंट्रोल का ये मीनिंग दिया गया है, ठीक है। सोशल कंट्रोल का मतलब ये है कि कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ रह के एक जो है आपका एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान को जो है उसका जो कंफर्ट जोन है वो प्रोवाइड हो, ठीक है। यानी कि कोई भी इंसान जो है वो दबे नहीं, किसी जो जिस तरह रहना चाहता है वो उस सोसाइटी में अपने जो कल्चर, अपने जो स्टेबिलिटी है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। सोशल कंट्रोल इज डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ प्रेशर विच अ सोसाइटी एक्सर्ट टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश रूल इन सोशल कंट्रोल। यानी कि एक जो सोसाइटी के अंदर जो रूल्स, जो नियम है वो आपके स्टैब्लिश होते हैं। देखिए, जब आपको मैंने बताया था कि पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट होता है जो आपका एक इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप एक सोसाइटी में जब आप रह रहे हैं तो उस सोसाइटी में आपके लोअर क्लासेस भी हैं, अपर क्लासेस भी हैं। तो आप कभी भी कोई भी अपर क्लास जो है किसी भी जो लोअर क्लास है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको जो है उसको वायलेट नहीं कर सकता है या फिर उनको परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। तो टॉलरेट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन सबको मेंटेन करना जो है वो सोशल कंट्रोल के अंदर है। सोशल कंट्रोल इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अ डिवाइस वेयर बाय सोसाइटी ब्रिंग्स इट्स मेंबर इनटू कंफॉर्मिटी विद एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिहेवियर। अब जरा एक चीज़ आप समझिए कि अगर आप इनकेस बहुत सारे लोग बाहर रहे होंगे, फ्लैट्स वगैरह लेके रहे होंगे, ऐसा चीज़ें होगी, तो उसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सोसाइटी मेंबर्स होते हैं वो कुछ नॉर्म्स, कुछ नियम आपको बताते हैं कि इन नियमों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जिससे कि आपका जितने भी लोग उस सोसाइटी में उस फ्लैट में रह रहे हो वो सारे लोग डिस्टर्ब नहीं हो। एक टाइमिंग बताई जाती है, ठीक है, एक तरीका बताया जाता है, एक कुछ नियम कानून जो है आपके फिक्स किए जाते हैं कि हाँ ये नियम कानून जो है वो फॉलो किए जाए ताकि शांति से विथ अ पीस एवरीबॉडी कैन सर्वाइव इन दैट सोसाइटी, ठीक है। तो आपके कुछ मीन्स हैं सोशल कंट्रोल के, फॉर्मल इनफॉर्मल मीन है, 2 टाइप के मीन है आपके, यानी किस तरीके से आप अपना सोशल कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सोशल कंट्रोल इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल की बात करी जाए तो आपके सोशल सजेशन, आइडियोलॉजीज, कस्टम्स, फॉकवेज, नॉर्म्स एंड रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी बात करी जा रही है किसकी, कि आप किसी को सजेशन देते हैं, ठीक है। एक इनफॉर्मल तरीका है कि आप किसी को समझाते हैं कि देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं कि आप मतलब आपकी एक विचारधारा जो आप सामने वाली तरफ रख रहे हैं, ठीक है। आपका एक जो रिलीजन है, आपका रिलीजन के बारे में तो हर किसी के रिलीजन के बारे में हर किसी को पता होता है, ठीक है। उस रिलीजन के कुछ आपके नियम कानून होते हैं जो आपको इस्टेब्लिश करने होते हैं। इसी बेस पे जो है आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे और ये जो चीज़ें होती है आपस में इंटरैक्ट करता है और यही हेल्प करता है एक इनफॉर्मल मील ऑफ सोशल कंट्रोल के लिए। यानी कि यही सारी चीज़ें ज़रूरी होती है जब आप इनफॉर्मली अपने सोसाइटी में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो अगर आप फॉर्मल मीन की बात करें तो फॉर्मल मीन में आता है आपका लॉज, ठीक है, कुछ नियम आपके बनाए गए हैं। लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल गिवन
बाय लीगल अथॉराइज्ड बॉडी एंड इन्फोर्स बाय ऑथोराइज्ड एजेंसीज लाइक पुलिस, जुडिशरी एक्सेट्रा। ठीक है, तो कुछ नियम, आपके कुछ लॉ बनाए गए हैं आपके ऑथोराइज्ड बॉडी के द्वारा। ठीक है, जैसे आपकी पुलिस हो गई, आपकी कोर्ट हो गई, हाँ, यहाँ पे आपके कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, तो उससे जो है आप फॉर्मली अपने सोसाइटी में जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं। एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशन प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर सोशल लिविंग बाय रिमूविंग हिज रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड लर्निंग डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, जब आपको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, ठीक है, जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं मॉडिफाई होती है, आपको पता होता है कि आप कौन सा काम गलत कर रहे हैं, कौन सा काम सही कर रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में जो है आप अपना जो डिसीजन है वो वो बनाते हैं। ठीक है, एजुकेशन इसलिए जानते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है एक एजुकेशन बिल्डअप करना। ठीक है, अगला है आपका फोर्स या फिर कॉस्क्योन जो आपका होता है। ठीक है, फिजिकल कॉस्क्योन या फिजिकल फोर्सेस लाइक इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी थ्रू विच लॉ और नॉन वायलेंट कॉस्क्योन लाइक स्ट्राइक, बॉयकॉट और नॉन कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द ग्रुप्स आर द मीन ऑफ सोशल कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगला क्या कुछ फोर्स है, जैसे कि आप किसी को सजा दे दें, ठीक है, आप या उसको जेल भेज दें या आप उसको बॉयकॉट कर दें, ये कुछ और तरीके होते हैं जिससे आप एक सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश करते हैं। अगर कोई भी नियम कानून को तोड़ता है या कोई भी ऐसे अनवांटेड एक्टिविटीज जो इस सोसाइटी में करता है जिसकी वजह से क्या है कि आपके सोसाइटी की जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके लिए ये सारे जो है वो फॉर्मल मील्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशल चेंज के बारे में। ठीक है, तो सोशल चेंज में क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू अ चेंज दैट अकर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल सिस्टम, दस पॉइंटिंग टू चेंज इन, यानी कि ये आपके सोशल सिस्टम के फंक्शन और स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। द रोल इंडिविजुअल परफॉर्म, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ठीक है, यानी कि एक इंसान क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उसके वैल्यूज नॉर्म्स क्या हैं, उसका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप क्या है लोगों के साथ, यानी क्या संबंध वो स्थापित करता है। ठीक है, पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन, लोगों से कैसे मिलता जुलता है, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूट बाय सोशल चेंज इज meant only such alteration that as occur in a social organization, the structure and the function of the society। ठीक है, यानी कि लोगों की एक्टिविटीज की वजह से एक सोसाइटी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आते हैं उसको आप सोशल चेंज कह रहे हैं। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज की बात करें तो पहला आपका आता है स्ट्रक्चरल डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल डायमेंशन में अगर बात करते हैं तो चेंज इन द स्ट्रक्चरल डायमेंशन रेफर्स टू चेंज इन द स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्विंग चेंज इन द रोल, emergence of new roles, change in the caste structure, change in the social institutes such as family, government, schools और एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जैसे इसमें एक एग्जांपल समझिए, स्ट्रक्चरल डायमेंशन का मतलब क्या कह रहा है। स्ट्रक्चरल डायमेंशन का मतलब ये है कि जब आपके सोसाइटी में, ठीक है, हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में कोई एक डिफरेंट कल्चर की फैमिली ऐड होती है। ठीक है, आपके सोसाइटी में एक डिफरेंट एजुकेशनल सेंटर खुलता है, आपकी सोसाइटी में एक दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी खुलती है, तो इससे आपका जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसमें चेंज आता है। तो ये आपका होगा स्ट्रक्चरल डायमेंशन जो कि आपका सोशल चेंज में होता है। ठीक है, कल्चरल डायमेंशन की बात करी जाए, चेंज इन द कल्चरल डायमेंशन रेफर्स टू चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द कल्चर ऑफ द सोसाइटी सच एज थ्रू डिस्कवरी, invention, new technologies and contact with other cultures involving diffusion and कल्चरल बरोइंग। अब हम बात करते हैं कि कल्चरल डायमेंशन में आपका सोशल चेंज कैसे होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आप किसी भी कल्चर में किसी तरह का चेंज कैसे स्थापित होता है, आपके किसी न्यू डिस्कवरी, किसी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, जब देखिए आपका एक कल्चर क्या है, अगर आप रूरल सोसाइटी की बात करें, पहले लोग जो है वो जनरली लेबर से काम लेते थे। ठीक है, चाहे आपकी हार्वेस्टिंग हो उसके लिए, ठीक है, आपका जो प्लाव होता था वो बुलक से आप जो है आपका जो टिलरिंग का काम करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद क्या हुआ कि आपके थ्रेशर आ गए, हार्वेस्टर आ गए, कंबाइन मशीन आ गई, ठीक है, आपके मोल्ड बोल्ड प्लाव आए, डिस्क प्लाव आए, तो मैकेनाइजेशन हुई, तो वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर को चेंज कर रहा है, यानी कि अब आपका जो तरीका है वो थोड़ा एडवांस हुआ है। ठीक है, इट इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स
इन द कल्चर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड फॉर्म। ठीक है, जो पुराना तरीका है उसको आप रिप्लेस करेंगे। न्यू फॉर्म्स एंड एलिमेंट्स में बी रिजेक्टेड एंड मॉडिफाइड। ठीक है, तो जो आपके पुराने तरीके हैं उनको आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है इंटरैक्शनल डायमेंशन। इंटरैक्शनल डायमेंशन की बात करी जाए तो इसमें क्या है, चेंज इन सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी आइडेंटिफाई 5 डायमेंशंस। ठीक है, आप जो है आपका इंटरैक्शन यानी कि आपस में कैसे आप इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर जब चेंज आता है तो आपका वो इंटरैक्शनल चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी, सोशल डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, डायरेक्शनैलिटी एंड इंटरैक्टिव फोर्सेस फॉर्म्स constitute a schematic arrangement of specific dimension and the change of social relationship in terms of which social control in respect of social interaction can be एनालाइज। ठीक है, अब क्या है कि आपका जो सोशल इंटरेक्शन, आप किससे कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, या आपने किसी से कितनी डिस्टेंस बना रखी है, ठीक है, ये आपका जो होता है वो आपका इंटरैक्शनल डायमेंशन फिक्स करता है। आपको लगता है कि मे बी ये जगह पे आपको इंटरेक्शन करने की रिक्वायर्ड है नहीं, यानी कि ये आपका प्रायोरिटी वाला एरिया नहीं है, आपको यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, तो आप उस एरिया को अवॉइड करते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप जाके ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकें। ठीक है, और अब आप पहले आप स्कूल स्टूडेंट थे, अब आप कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपकी प्रायोरिटीज बदल गई है। नाउ यू आर अ जॉब पर्सन। तो आप जब जैसे जैसे आपकी प्रायोरिटीज बदलती है वैसे वैसे आपके वेरियस स्ट्रक्चर या आपके वेरियस डायमेंशन के सोसाइटी के वेरियस सेक्टर्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो घटती जाती है। तो ये जो चेंज आपका आता है सोशल चेंज, इसको आप क्या कहते हैं, इसको स्टडी करते हैं इंटरैक्शनल डायमेंशन के अंदर, यानी सोशल चेंज के इंटरैक्शनल डायमेंशन के अंदर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, लीडरशिप। ठीक है, अगर आप रूरल सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो लीडरशिप आपका कैसा रोल प्ले करता है ये आपको जानना है। ठीक है, leadership is defined as an activity in which effort is made to influence people to cooperate in achieving a goal viewed by the group as desirable। ठीक है, ऐसा रॉजर एंड ऑलमेस्टर ने कहा था ये बात कि आपका देखिए लीडरशिप क्या होता है कि एक एफर्ट या एक एक्टिविटी जो आपने एक सोसाइटी में करी है, ठीक है, ताकि एक पर्टिकुलर गोल आप अचीव कर सकें। ठीक है, वो होता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप इज डिफाइंड एज द रोल एंड स्टेटस ऑफ अ वन और मोर इंडिविजुअल इन अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन विच इनेबल्स दैट ग्रुप टू मीट अ नीड ऑफ अ पर्पस। यानी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, या आपको उसमें कुछ बदलाव लाना है, तो किसी भी पर्सन या एक आदमी या एक से ज्यादा आदमियों का जो रोल है, जो आपको वो चेंज स्टैब्लिश करने में या वो चेंज लाने में, जो फुलफिल करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, हैपल ने कहा था। अब थोड़ा लीडरशिप की जो है क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। आपके ट्रेडिशनल लीडर्स कौन होते हैं। ठीक है, देखिए लीडर वो होता है, देखिए किसी भी जगह पे लीडर आप किसको कहते हैं, जो इंसान पहला स्टेप लेता है या फिर जो इंसान रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो इस चीज को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और वो क्या करता है, फिर उसके अंदर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके अंडर जितने भी लोग हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हो। ठीक है, उनके सारे एस्पेक्ट जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हो। ठीक है, तो वो आपके लीडर्स होते हैं। ठीक है, तो लीडर्स के अंदर जो वो कैपेबिलिटी जो कि उनको वो चेंज जो है इस्टेब्लिश करने में या फिर वो जो डिजायरेबल रिक्वायरमेंट या नीड है उसको फुलफिल करने में हेल्प करती है, वो होती है लीडरशिप। ठीक है, तो ट्रेडिशनल लीडर्स क्या होते हैं, दे इमर्ज आउट ऑफ ट्रेडिशनल एंड स्टिक टू द ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल लीडर्स क्या होते हैं कि ये जो आपके जितने भी ट्रेडिशन है, आपके जो विचारधारा है उनसे जो होते हैं उनसे बाहर नहीं आते ना, कि उनके बाहर में वो उनके साथ जुड़ के आपका जो है आपको लीड करो। दे आर ऑफ स्टैटिक टाइप एंड डू नॉट एक्सपेक्ट चेंजेस। यानी कि ये लीडर्स को आपको जो आपके जो नीड है वो पूरा करेंगे, लेकिन ये किसी भी तरह का परिवर्तन आप इनके अंदर, यानी ये कुछ ही तरह का परिवर्तन, यानी कि अगर आपके सोसाइटी में एक मानसिकता है, ठीक है, तो वो उसी मानसिकता के अंदर रह के ही जो है आपके नीड को पूरा करेंगे। वो किसी तरह की आपकी मानसिकता, आपकी सोच में परिवर्तन नहीं लाते हैं। ठीक है, they have vested interest and have the fear that change may overthrow them from the power position। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी जो एक आपकी सोच है, आपका जो ट्रेडिशन है, आपकी विचारधारा है, उसको अगर परिवर्तित करते हैं तो आप उनको उस जगह से हटा देंगे। यानी कि उसको जो एक लीडरशिप
जो एक लीडर होता है वो एक पावरफुल पर्सन होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, है ना। लीडर एक पावरफुल पर्सन है जिसके पास एक पावर है कि वो चीज़ों को आगे बढ़ाए। तो वो क्या, ट्रेडिशनल लीडर क्या होता है कि वो आपके जो विचार यानी कि जो आपके फंडामेंटल्स बने हुए हैं उसी फंडामेंटल्स के ऊपर काम करता है, और वो चेंज नहीं होना चाहता और चेंज नहीं करने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि आप जो है उनके लीडर नहीं हो सकते, या आप उनके विचारों से जो है सहमत नहीं है, इसलिए आप उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो ट्राइबल चीफ मुल्की पटेल देशमुख, ये जो है आपके एक टाइप ऑफ जो आपका ट्रेडिशनल लीडर का एक एग्जाम्पल है, इनका एक एग्जाम्पल। तो ये लोग क्या होता है कि आपके ट्रेडिशन से जो है वो जो है रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो आपका अगला क्या है, कास्ट लीडर, फॉलोअर्स बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट एज दैट ऑफ द लीडर्स प्रोवाइड लीडरशिप इन मैटर्स रिलेटेड टू द कास्ट, एग्जाम्पल मुल्ला पोप्स वगैरह, ठीक है। जैसा ये देखिए आपका कास्ट लीडर क्या होता है, कास्ट लीडर वो जैसे कि आप अगर एक कमेंट एक कास्ट के अंदर है, ठीक है, उस कास्ट के अंदर वो जो आपका लीडर है वो भी सेम कास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, और वो सेम कास्ट अगर एक पर्टिकुलर कास्ट के अपने रिक्वायरमेंट्स है, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को स्टैब्लिश यानी उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खड़ा होता है, और वो इंसान उसी कास्ट का होता है। अगर आप मुस्लिम्स की बात करें उसमें मुल्लाज होते हैं, क्रिश्चियन में पोप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो ये सारे लोग होते हैं ये लोग को क्या कहते हैं, आप कास्ट लीडर्स कह रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजियस लीडर्स की, ठीक है। रिलीजियस लीडर कौन होते हैं, बिकेम लीडर बाय पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स और परफॉर्मिंग रिलीजियस एक्ट्स और रिचुअल्स, देयर एडवाइज फॉलोअर्स ऑन द रिलीजियस मैटर, एग्जाम्पल पुजारीज, ठीक है। वो जो आपके रिलीजियस एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका चर्च में फादर होते हैं, आपके प्रीस्ट जो पंडित वगैरह होते हैं, वो आपके जितने भी रिलीजियस काम है वो कर रहे होते हैं, तो उस तरह के आपके रिलीजियस लीडर्स होते हैं। अगला क्या है आपका, पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स कौन होते हैं, दे अराइज आउट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, यानी कि आपके जो पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है उसके अंदर से जो लीडर्स बाहर निकलते हैं, जैसे आपके एमएलएस हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आपके कौन है, ये सब आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगला क्या है, फंक्शनल लीडर्स कौन कौन होते हैं। तो फंक्शनल लीडर्स कौन कौन है, देखिए ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, आपके डॉक्टर्स दिए हुए हैं या पुजारी वगैरह दिए हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं जो आपके डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह ये किस टाइप ऑफ लीडर है, कि ये किस लीडर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शंस आपके ऐसे दिए हुए होंगे, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। फंक्शनल लीडर्स कौन कौन होते हैं, दे रिकॉग्नाइज एज अ लीडर बिकॉज दे आर हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड फंक्शन इन द सोसाइटी, यानी कि वो लीडर्स जिनको एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ठीक है। जैसे कि अगर एक इंसान अब आपको पढ़ा रहा है उसको आप प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि उनको उस सब्जेक्ट में प्रॉपर नॉलेज है। डॉक्टर्स जो है उनको ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज है, साइंटिस्ट उनको रिसर्च के बारे में नॉलेज है, ठीक है। आर्टिस्ट, सिंगर्स, ये सारे लोग होते हैं आपके प्रोफेशनल लीडर्स, या कल्चर जिनको आपको कल्चरल एक्टिविटीज का नॉलेज होता है। ओपिनियन लीडर कौन होते हैं, आपके ओपिनियन लीडर्स जो होते हैं वो होते हैं दीज आर द पर्सन टू हुम पीपल गो फॉर ओपिनियन एडवाइस फॉर सर्टेन इश्यूज, ठीक है। अगर आप एक ग्रुप एक समाज में आप रह रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में सुझाव चाहिए, ठीक है, आपके किसी भी इशू के बारे में आपको एक सजेशन चाहिए होता है, तो आप ओपिनियन लीडर के बारे में जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सरपंच हो गया, ठीक है, आपके जो हेड होते हैं जो आपके गांव के जब पंचायत उसमें सरपंच जो होता है उसके पास आप ज़्यादा, जिनसे आप प्रॉपर सजेशन ले सकते हैं कि आप कैसे अपना काम करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में बात करें तो अगर आप एक बच्चे हैं तो आप अपने मम्मा पापा से या मदर फादर से जो है आप जाके कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से बाकी एक सोसाइटी के अंदर सरपंच से जो है आप ना जो डिसीजंस जो होता है या फिर कोई भी इशू के ऊपर जो सजेशन होता है वो उनसे लेने जाते हैं, ठीक है। तो वो आपके ओपिनियन लीडर्स होते हैं। और दूसरा आपके क्लासिफिकेशन ऑफ लीडर किसमें, जिसमें आपका प्रोफेशनल लीडर्स या फिर ऑपरेशनल लीडर्स आते हैं। तो इसमें कैसे है आपका, जैसे कि आपका प्रोफेशनल लीडर इज वन हु हैज रिसीव्ड स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इन द फील्ड, ही वर्क्स फुल टाइम ऑन एज एन ऑक्यूपेशनल एंड पेड फॉर हिज वर्क, ठीक है। तो प्रोफेशनल लीडर या फिर ऑपरेशनल लीडर कौन होते हैं, जिन्होंने एक स्पेशलाइज्ड एरिया में जो है अपना नॉलेज अचीव किया है और उसी एरिया में उसने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली है और वहाँ पे वो काम करता है
और वहां से उस काम को करने के लिए उन्हें पैसा मिलता है, यानी कि वो उस जगह पे काम करते हैं और उसी से अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं। जैसे आपके एक्सटेंशन ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, एक्सटेंशन ग्राम सेवक हो गए, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज ली है, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग में रह के वो जो है अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन हो गए आपके प्रोफेशनल लीडर या फिर ऑपरेशनल लीडर्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम ले लीडर्स की, यानी कि ले लीडर्स कौन होते हैं। द ले लीडर और मे नॉट हैव द रिसीव द स्पेशल ट्रेनिंग एज इज नॉट पेड फॉर हिज वर्क एंड यूजुअली वर्क पार्ट टाइम, ठीक है। जैसे कि आपके वो आगे प्रोफेशनल लीडर होते हैं और कुछ आपके ले लीडर्स होते हैं। ले लीडर्स कौन होते हैं, जिन्होंने कोई खासा आपके स्पेशलाइज ट्रेनिंग या स्पेशलाइज नॉलेज नहीं लिया होता है और उनके लिए पेमेंट भी नहीं होती, पर वो वहाँ पे पार्ट टाइम काम कर रहे हो, ठीक है, फ्री टाइम पे काम कर। जैसे आपका यूथ क्लब प्रेसिडेंट हो गए, ग्राम सहायक हो गए, ये सारे लोग, ठीक है, ये लोग, इनको आप क्या कहते हैं, वॉलंटियर लीडर्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है वॉलंटियर लीडर, लोकल लीडर और नेचुरल लीडर्स, ठीक है। मेनली इनका काम क्या होता है, ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं, किसी भी एक काम को करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो उनको आप ले लीडर्स कहते हैं। दीज लोकल लीडर्स में भी ईदर फॉर्मल लीडर्स और इनफॉर्मल लीडर डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर रेगुलर ऑफिस बियरर और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, यानी कि ये आपके फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। यूथ क्लब प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत वगैरह, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत के अंदर आपका जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके यहाँ आपके ग्राम सेवक होते हैं, तो वो आपके फॉर्मल मेंबर हो गए। और जैसे आपके यूथ क्लब स्टार्ट हो या फिर आपका जो एक कॉलेज में आपने कम्युनिटी बनाई है, आपका जो एक स्टूडेंट ग्रुप है या स्टूडेंट का क्लब है, तो वह एक नॉन फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल जो होता है वो ले लीडर्स होते हैं, ठीक है। हालांकि वो लीडर्स आपको इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं समहाउ, आपके सेंटिमेंट्स को, आपके अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपके ले लीडर्स होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ वर्किंग पैटर्न ऑफ अ लीडर, यानी कि किस तरीके से जो इंसान है या लीडर्स जो है काम कर रहे हैं या एक लीडर काम कर रहा है, उसके बेस पे जो है लीडर्स को डिस्क्राइब क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका आता है ऑटोक्रेटिक लीडर्स। तो ऑटोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर्स ऑपरेट्स एज ही कैनॉट ट्रस्ट पीपल। यहाँ पे क्या बात करें, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वो लोगों की विचारधारा से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो लोगों पे भरोसा नहीं करता है, ठीक है। ऑथोरिटेरियन लीडर होते हैं, ठीक है। ऑथोरिटेरियन लीडर्स मतलब कि उनको ये पता है कि मैंने जो कह दिया वो सही है, मैंने जो बताया उसी तरीके से आपको काम करना है, तो वो कौन से होते हैं आपके ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। ही थिंक्स हिज सबऑर्डिनेट्स आर नेवर डूइंग व्हाट दे शुड डू, यानी कि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाला, यानी कि उसके अंडर जो लोग काम कर, कुछ सबऑर्डिनेट्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उन्हें जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोक्रेटिक लीडर्स ने अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया और उन्हें लगता है कि वही स्टैंडर्ड सही है, ठीक है। दैट एम्प्लॉय इज पेड टू वर्क एंड देयरफॉर मस्ट वर्क। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको पेमेंट दी जा रही है तो इसलिए आपको काम करना होगा, ऐसा थिंकिंग होता है ऑटोक्रेटिक लीडर का। इफ ही इज अ बेनोवलेंट या काइंड ऑटोक्रेट, ही may tend to view employees as children and encourage them to come up to him and with their problems no matter what is the nature of the or the magnitude of the problem, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ जो आपके बेनोवलेंट यानी काइंड आपके ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, वो आपको आपके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एज अ ट्रेनी समझते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको इस तरह से काम नहीं करना है, होता है ना, काइंडली उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी दे सकेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। डेमोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं डेमोक्रेटिक लीडर्स। ही शेयर्स विद द ग्रुप मेंबर्स द डिसीजन मेकिंग एंड द प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो आपके जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसको पूरे ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स आर इंकरेज, सारे आपके जो ये मेंबर्स है उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ही वर्क टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो डेवलप करते हैं ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मेंबर इन द ग्रुप। ही अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द पोजीशन एंड द फीलिंग ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि वो जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में उनकी फीलिंग, उनकी जो विचारधारा है उसको समझें, ठीक है, और वो क्या अपना स्टेटस रख रहे हैं, अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं उसको समझें।
एग्जाम्पल के तौर पे सरपंच हो गया, ग्राम मेंबर्स ऑफ या मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी लोग हैं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी सारी सबकी बातें वो जो है सुनता है, वो आपके डेमोक्रेटिक लीडर वो सारी बातों को सुनता है, ठीक है। आपका थर्ड आता है क्या है, लेज़े फेयर लीडर, यानी कि लेज़े फेयर लीडर कौन होते हैं, ही बिलीव दैट इफ यू लीव वर्कर अलोन द वर्कर्स विल बी डन, he seems to have no confidence in himself, if at all possible he puts off decision making, he tends to withdraw from the work group। तो यहाँ पे आपके क्या लेफ्ट रिजर्व लीडर्स कैसे होते हैं कि उनको ये लगता है कि उनसे काम हो नहीं पाएगा, यानी कि उनको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होता नहीं है, ठीक है। वो उनको ये लगता है कि अगर जो उनके सबऑर्डिनेट्स अगर वो उनको साथ में छोड़ देंगे तो वो उस काम को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। तो उसके बाद वो क्या करता है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें सिचुएशन ऐसी नहीं है तो वो उस काम को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो इस तरह के लीडर्स को आप कहते हैं लेज़े फेयर लीडर्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइप ऑफ लीडर्स हैं, ठीक है। आपके लीडरशिप जो है क्लासिफाई करी गई है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजी। अगर आप रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी यानी कि एक इंसान की मानसिकता कैसी है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका इंटरेक्शन कैसे रहेगा एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है आपके, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो है वो आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी इज द ओरिजिन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, यानी कि जो आपका साइकोलॉजी है वो आपके 2 ग्रीक वर्ड से आपका डेराइव किया गया है। साइकी मीन्स सोल, साइकी टर्म है जिसका मतलब होता है सोल, एंड लोगोस मीन्स साइंस या फिर रैशनल कोर्स और अ स्टडी, दस इट लिटरली मीन्स द स्टडी और द साइंस ऑफ सोल, ठीक है। अब हम डेफिनेशन के बारे में डील करेंगे। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है उसकी स्टडी जो होता है वो साइकोलॉजी में आप पढ़ते हैं। ये डेनियल के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्यूलफोल्ड के द्वारा, ग्यूलफोल्ड ने ये कहा कि जो एक इंसान की जो है मानसिक जो उसका प्रतिक्रिया, उसकी मानसिक प्रतिक्रिया कैसी है एक इंसान की, वो उसकी साइकोलॉजी वो होता है साइकोलॉजी, ठीक है। उसके साइंस को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी इज अ ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज द रेस्पॉन्स विथ लिविंग इंडिविजुअल मेक्स टू देयर एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू मूर्ति। मूर्ति क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, और इसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से बिहेव करता है, अपना रेस्पॉन्सेस कैसे रख रहा है, उसको आप साइकोलॉजी कह रहे होते हैं, ठीक है। अगला बोल रहा है आपका डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन जानते हैं के बारे में पढ़ें तो क्या होता है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द प्रोग्रेस इन हिज एजुकेशन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू हिज ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टर्म दिया था, ये डेफिनेशन दिया था। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जब से वो इंसान पैदा हुआ है और जब तक वो बूढ़ा होता है उस वक्त वो जैसे जैसे चीजें सीखता है, जैसे जैसे उसके नॉलेज में चेंज आता है, वो होता है उसके एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसकी स्टडी को आप एजुकेशनल साइकोलॉजी कह रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल विद इन द एजुकेशनल सेटिंग, यानी कि उसकी जो आपने एजुकेशनल सेटिंग यानी कि जैसे जैसे उसने पढ़ाई करी है जैसे उसका नॉलेज, उसके ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है किस तरह से, वो आपका होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ बिहेवियर और कलेक्शन ऑफ सर्टेन रिलेटेड मोड्स ऑफ बिहेवियर, एग्जाम्पल इंटेलिजेंस। तो आपका साइकोलॉजिकल ट्रेट क्या है कि आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। कुछ लोग बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही फैक्चुअल बातें करते हैं, बहुत ही डेप्थ में बातें करते हैं, काम होते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो वो आपका जो एक प्रॉपर्टी है आपके बिहेवियर का, जिसको आप क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या रोल प्ले करती है वो यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज
emerged as both discipline deals with human behavior in educational environment। ठीक है, तो एक ह्यूमन बिहेवियर कैसा है एजुकेशनल एनवायरनमेंट के अंदर, ये जो चीज़ है वो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द रीजंस विच एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये कुछ आपके इम्पोर्टेंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी help the extension agent to know the learner, his interest, attitude, aptitude, level of aspiration, intelligence, interest, individual behavior in group, etc., which plays a major role in the learning one। अब जरा ये समझ ले कि जब आपके गांव में, ठीक है, जहाँ आप रूरल एरिया, जहाँ पे आप एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी वो कितने समझदार हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनको कितना नॉलेज है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या लेवल है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ये हेल्प करता है एक एक्सटेंशन एजेंट को अपना काम इजीली करने, यानी कि किसी भी इंसान को कुछ भी सिखाने में। ठीक है, इट मेन कंसर्न इज ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, आपको जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका मेन फीचर किस पे, टीचिंग और लर्निंग में होता है। ठीक है, जब आप एक्सटेंशन प्रोग्राम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एक्सटेंशन एजेंट एंड फार्मर। और ये क्या करता है, ये इम्प्रूव, यानी कि जब फार्मर के पास अगर उसका एजुकेशनल साइकोलॉजी अच्छी होगी तो वो अच्छी तरह से आपकी जो बात है, जो आपके जो थॉट्स हैं उनको समझ पाएगा, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ठीक है, और जो है आपका देखा एक इंटरेक्शन जो होता है वो तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब दो लोगों का जो माइंडसेट है वो एक तरह का हो। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन सेलेक्टिंग द टीचिंग मेथड एंड एड फॉर ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशन एंड सजेस्ट टेक्निक फॉर लर्निंग एज वेल एज टीचिंग। ठीक है, जब आपको ये पता होगा कि उनकी क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है या उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी किस लेवल की है, तो आप उसी हिसाब से अपना जो है टीचिंग एड या टीचिंग मटेरियल जो भी तरीका या फिर जिस मेथड से आप जो चैनल आप यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के लिए वो आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप रूरल विलेज में जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करेंगे कि उनको वो चीज़ करके दिखाएं। ठीक है, प्रैक्टिकली करके दिखाएं रादर देन, या फिर उनको पिक्चर्स दिखाएं, या अब उनको अगर इस तरह से लिख के पढ़ा दिया जाएगा तो क्या उन्हें समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, कि उनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी दूसरी है। ठीक है, दे वांट एवरीथिंग टू बी डन प्रैक्टिकली, तो वो प्रैक्टिकली आप उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, इट हेल्प इन इम्पार्टिंग बेटर एजुकेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंस, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स, डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट पैटर्न एक्सेट्रा फॉर हेट्रोजिनस लर्नर्स। ठीक है, अगर आप एक रूरल सोसाइटी में बात करें तो वहाँ पर अगर आप एक गांव की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें सारे लोग तो इलिटरेट नहीं होंगे, कुछ लोग लिटरेट होंगे, कुछ लोग अच्छा खासा पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ लोग को जो है बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो उसी हिसाब से आप जो है जो आपका टेक्स्ट बुक है, असेसमेंट पैटर्न है, वो सब जो है आप अपना बनाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डील द प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटेंशन एजेंट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग्स द फार्मर। यानी कि देखिए एक्सटेंशन एक्टिविटीज का आपका मेजर नीड, जरूरत क्या है कि फार्मर्स को ये बताया कि वो खुद की हेल्प कैसे कर सकें। यानी कि एक्सटेंशन एजेंट हमेशा तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे नहीं, उनको एक तरीका बताना था कि आगे चल के जो है वो खुद की मदद कर सके। तो जब उनका एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पता रहेगी तभी आप उनको सिखा सकेंगे कि कैसे वो अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो सोशल साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ ईच अदर इन अ सोशल सिचुएशन। ठीक है, एक सोशल सिचुएशन के अंदर लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, उसकी जब स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उसका नॉलेज, यानी कि उस स्टडी का जो नॉलेज, आप उस स्टडी से आपको जो नॉलेज मिल रहा है उसको आप सोशल साइकोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, इन ब्रीफ इट डील्स विथ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग ऑफ अ इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर कैसे लोग सोच रहे हैं, उनकी सोच, उनकी जो विचारधारा है वो कैसी है, उनकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है, वो किस तरह से अपनी जो है एक्टिविटीज़ है वो कर रहे हैं,
ठीक है, इसकी जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो वो आप सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक सोशल साइकोलॉजी के अंदर टर्म आता है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज एन अम्ब्रेला टर्म डिस्क्राइबिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ माइंड कॉम्प्रिहेंडिंग रिलेटेड टू abilities such as the capability of the abstract thought, reasoning, planning, problem solving, speech and learning। इंटेलिजेंस क्या होता है? तो इंटेलिजेंस ये आपकी एक कैपेसिटी होती है कि कैसे आप अपने दिमाग को या अपने माइंड को वो यूज कर रहे हैं चीज़ों को समझने में। दो चीज़ों के बीच का अंतर, उनके बीच का पॉजिटिव नेगेटिव समझना, इस चीज़ के बारे में, ठीक है। प्लान करना, जब आप कुछ अपना प्लानिंग सेट करते हैं, आपको लगता है कि इस चीज़ को अगर आपको इस जगह पे चेंज चाहिए तो आप वो कैसे लाएंगे, वो चेंज आप कैसे कर सकते हैं, तो वो आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके स्पीच, आपकी लर्निंग जो है वो इन्फ्लुएंस होती है आपके इंटेलिजेंस से, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस टर्म है वो लैटिन वर्ब से डिस्क्राइब किया है। जो आपका लैटिन वर्ब क्या है? इंटेलिग्री। इंटेलिग्री का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड और टू चूज बिटवीन, यानी कि इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि आपको दो चीज़ों के बीच में आपको चूज करना है। जब भी देखिए, जब भी आपके पास दो ऑप्शंस दिए हुए हों और आपको एक ऑप्शन चूज करना है तो वो आप तभी चूज कर सकते हैं जब आपके पास ये प्रॉपर नॉलेज हो कि हाँ मुझे इसमें से ये बेहतर कौन सा है, इसके प्लस पॉइंट, इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, ये हमें पता हो तभी, ठीक है। पर द रैशनल अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग स्मार्ट केपेबल ऑफ अडेप्टिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए जो आपका इंटेलिजेंस है वो आपको आपकी स्मार्टनेस को दर्शाता है, ठीक है। अगर आप एक एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में आप अपना डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक एस्पिरेंट है जॉब के लिए, ठीक है, अगर आपने ये सोचा है कि मैं सारे काम करूंगा और पढ़ भी लूंगा, ठीक है, तो उसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, आप जो अपने बुक का सिलेक्शन है वो कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किससे, ये सारी चीजें आपका किससे इन्फ्लुएंस है? आपकी साइकोलॉजी से, आपके इंटेलिजेंस से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये होता है आपका जो इंटेलिजेंस। किसी भी इंसान की मानसिकता जो है ना वही उसके एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है, और एक इंसान की एक्टिविटी, उसके बिहेवियर क्या है एक सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जिससे वो एक सोसाइटी में जो है खुद को एस्टैब्लिश कर रहा है, उसको सोशलाइजेशन कह रहे हैं। सोशलाइजेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस किस बेसिस पे जो है वो डिवाइडेड है, वो आप रूरल सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हैज इट वाज ऑल अबाउट द क्लास। तो आई होप कि आपको पूरा रूरल सोशियोलॉजी जो है समझ में आ गया होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रूरल सोशियोलॉजी का जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सटेंशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि कहीं पे भी आपको एक पर्टिकुलर चेंज लाने की आवश्यकता है, तो वहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वो चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी क्लास थी, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके।